एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में समझेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, आर्मलेट प्राइस क्या होती है और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस क्या होती है, ये इस वीडियो के थ्रू, इस जो सीरीज के थ्रू हम लोग यहाँ पे जानेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन शॉर्ट शॉर्ट वीडियो से मैं आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन से थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग, जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है कि किस प्राइस पे आप ट्रांसफर करते हैं, किसको ट्रांसफर करते हैं? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को। तो बेसिकली एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होती है? बेसिकली अपनी रिलेटेड पार्टी। तो किस प्राइस को आप कितने प्राइस पे ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को, रिलेटेड पार्टी को? कोई प्रोडक्ट सेल, परचेज, सर्विसेज, क्या क्या आप ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। एक मैं सिंपल शब्दों में बोल सकती हूँ। तो ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस बिटवीन टू रिलेटेड एंटिटीज। ट्रांसफर प्राइसिंग एक है कि आप अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं दो रिलेटेड एंटिटीज के बीच में, मतलब दो, बेसिकली मैं बोलूंगी रिलेटेड पार्टीज के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। दूसरे शब्दों में ट्रांसफर प्राइसिंग इज ए कॉन्सेप्ट traditionally began with the amount charged by one segment of an enterprise for a product or service that it supplied to another segment of the same enterprise। कि क्या अपनी एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से कितना प्राइस चार्ज कर रहा है उस प्रोडक्ट और सर्विस का, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। इसको मैं एक सिंपल शब्दों में भी बोल सकती हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा हम अपने आसपास के जो हम देखते हैं उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक किराने की शॉप है। हमारे घर के आसपास, सबकी के घर के आसपास कुछ ना कुछ किराने की शॉप होती है, एंड ये है हमारे किराने वाले शॉपकीपर वाले भैया। ठीक है। अब ये जो शॉपकीपर वाले भैया हैं, ये सपोज करो आप गए यहाँ पे और आप यहाँ इनसे सोप लेने के लिए गए या से कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए गए। सोप ले लेते हैं, ब्रेड ले लेते हैं। सपोज करो आप इनके पास गए कि भैया भैया मुझे ब्रेड दे दीजिए, एंड इन्होंने, मार्केट प्राइस थी ब्रेड की 20 रुपए, उन्होंने आपको 20 रुपए में ब्रेड दे दी। ठीक है। अब ये जो ब्रेड है, मैं गई यहाँ पे, सपोज करो अब मैं जाती हूँ और मैं इनकी कोई रिलेटिव लगती हूँ, दूर के रिश्तेदार कह लो या पास के रिश्तेदार कह लो, मैं बेसिकली रिलेटिव हूँ यहाँ पे। और मैं गई, मैं कहूँगी भैया भैया प्लीज मुझे आप दे दीजिए, मुझे भी ब्रेड खरीदनी है। और वो जो शॉपकीपर वाले भैया है वो मुझे दे रहे हैं सिर्फ 15 रुपए में। ठीक है। तो अगर आप देखो, इस मार्केट प्राइस ऑफ ब्रेड इज 20 रुपीज। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ ब्रेड इज 20 रुपीज। और मैं ये बोल सकती हूँ, ये जो मार्केट प्राइस इज बेसिकली द आर्म लेंथ प्राइस, कि कितने आप कितने प्राइस पे हम लोग दे रहे हैं, दैट इज द आर्म लेंथ प्राइस। कि कितने प्राइस पे एक्चुअली में आपका ये प्रोडक्ट मिल रहा है मार्केट में। तो जो मार्केट प्राइस है इज इक्वल्स टू आर्म लेंथ प्राइस, ये मैं बोल सकती हूँ। बट वेयर एज किस प्राइस पे मुझे मिल रहा है वो, मतलब किस प्राइस पे मुझे वो ट्रांसफर किया जा रहा है, रिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस। तो दैट मीन्स जो 15 रुपए है इज द ट्रांसफर प्राइस, बट अगर मैं मार्केट प्राइस देखूं, मैं आर्म लेंथ प्राइस देखूं, दैट इज कॉल्ड, हमारा जो है वो हमारा आर्म लेंथ प्राइस कहलाता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम एक कंपैरिजन करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, आप क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किस रेट पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, और वेरएज अपनी पार्टी के साथ, अपने घर के बंदों के साथ आप किस रेट पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है। सो the process of fixation of pricing of any transaction between associate enterprise of MNE is known as transfer pricing। कि आप किस रेट पे प्राइस को फिक्स कर रहे हो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में। ट्रांसफर प्राइसिंग में एक वर्ड आता है एसोसिएटेड एंटरप्राइज, इसका अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, महत्व है। और एसोसिएट एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन अभी हम थोड़ी देर में ही पढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर में हम उसको गो थ्रू करेंगे कि व्हाट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो किस रेट पे आप अपना प्राइस को फिक्स करते हो, किसी ट्रांजेक्शन के प्राइस को फिक्स करते हो एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में, बिटवीन एमएनईज। एमएनईज होता है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, इसको हम ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। इसमें जो ये सीरीज मैं अभी बोल रही हूँ, इस सीरीज के दौरान मैं आपको ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन के साथ भी थोड़ा बहुत रूबरू कराऊंगी कि हाउ शैल वी स्टडी, हाउ वी स्टडी अबाउट द ओईसीडी, एंड ओईसीडी होता क्या है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या होते हैं, टैक्स स्टडीज क्या होता है, वो सब 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 हम लोग जो है इस सीरीज के थ्रू कवर करेंगे। तो ओईसीडी भी ट्रांसफर प्राइसिंग को इस तरीके से डिफाइन करता है कि क्या प्राइस आप जब एक एंटरप्राइज
एक गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफर कर रही है तो किस प्राइस पे ट्रांसफर करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इन द ईयर 2001 में इंट्रोड्यूस किए गए। फाइनेंस एक्ट 2001 में जो है ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस इंडिया के अंदर आए। और जब 2001 से पहले की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो नॉर्मल एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट के जो सेक्शन थे वही एप्लीकेबल होते थे, बट एक्चुअल में अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करूं ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट, ये आया हमारा फाइनेंस एक्ट 2001 से। और इसमें बहुत सारे आते हैं हमारे क्या क्या ओईसीडी प्रिंसिपल्स हैं, इसका प्रॉपर हिस्ट्री है जो कि मैं यहाँ पे भी बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम एंड समवेयर इट इज नॉट ऑफ दैट मच रिलेवेंस एज वेल। सो दैट इज वाई आई एम जस्ट talking about the definition of associated enterprises now, which is mentioned under section 92A. So basically transfer pricing अगर मैं अभी तक समराइज करूं जो भी मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसफर प्राइसिंग होता है कि किस प्राइस पे हम लोग अपना ट्रांसफर कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को या किसी भी गुड्स वगैरह को, कितने रेट पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को। अब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को कर तो रहे हैं लेकिन एसोसिएट एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन क्या होती है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन आपको गिवन है सेक्शन 92A में। तो जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमें हमारे जो टीचर्स थे, जो सीनियर्स थे, वो हमें बोलते थे कि अगर आपको ये सेक्शन याद करना है तो ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो सेक्शन 92A है, तो 92A है तो A stands for associated enterprises and that is how we have learned this section कि 92A is for associated enterprises, 92B for international transactions because अपने को बाहर जाना है। इस तरीके से we have learned these sections। ओके, सो चलिए हम एसोसिएट एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन को समझते हैं सेक्शन 92A के थ्रू। So an enterprise which participates, तो सेक्शन 92A जो सबसेक्शन 1 है हमारा, वो कहता है कि एक एंटरप्राइज जो कि पार्टिसिपेट करती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या फिर अपनी इंटरमीडियरीज के थ्रू मैनेजमेंट कंट्रोल और कैपिटल ऑफ द अदर एंटरप्राइज, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज। सपोज कीजिए एक एंटरप्राइज है ए और एक एंटरप्राइज है बी। ए जो है बी को कंट्रोल करती है और बी जो है सी को कंट्रोल करती है। तो अगर ए बी को कंट्रोल कर रही है तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है इन द कंट्रोल इन कंट्रोलिंग द अदर एंटरप्राइज, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज। बी अगर सी को कंट्रोल कर रही है तो भी वो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकती हूँ कि ए और सी भी आपके क्या बन जाएंगे, ए और सी भी आपके क्या बन जाएंगे, एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाएंगे। इन शॉर्ट सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं कि सपोज करो एक एंटरप्राइज है ए प्राइवेट लिमिटेड, ये होल्डिंग कंपनी है और इसने APTE लिमिटेड करके ऑस्ट्रेलिया में कंपनी बनाई हुई है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्योंकि 100% है तो कंट्रोल पूरा का पूरा ए प्राइवेट लिमिटेड का है, मैं ये बोल सकती हूँ। और कंट्रोल है, कैपिटल है या मैनेजमेंट भी है ऑफ द अदर एंटरप्राइज, इस तीनों को ये सपोज कर होल्ड कर रही है। तो इन दैट केस क्या होगा, ये दोनों हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए। अब ये जो APT लिमिटेड जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इसने अपनी एक जो है सब्सिडरी बनाई AINC करके, सी USA के अंदर बनाई और इसकी 100% होल्डिंग इसके पास है। और अगर 100% होल्डिंग इसके पास है तो APT लिमिटेड AINC की अगर ये होल्डिंग रखती है तो ये दोनों भी एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मैनेजमेंट कंट्रोल कैपिटल ये सब APT लिमिटेड के पास है। तो इन दैट केस मैं ये बोल सकती हूँ कि इनडायरेक्टली, ये तो हो गया डायरेक्टली, मैं ये बोल सकती हूँ कि इनडायरेक्टली ए प्राइवेट लिमिटेड और AINC भी एसोसिएट एंटरप्राइजेस हमारे कहलाए जाएंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 2 कहता है कि वन और मोर पर्सन्स पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल और कैपिटल ऑफ द टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस, then those two entities are the associated enterprises. What does it mean? Suppose करो एक बंदा है, this is the बंदा Mr. A, Mr. B, एंड यहाँ पे एक कंपनी है AB। ये इसको पूरा का पूरा जो है मैनेजमेंट कंट्रोल कैपिटल में ये दोनों जो है इसको देखता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो A और B भी दोनों हमारे क्या बनाए जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज हम ये मान लेंगे, ठीक है।
सो अब इसके बाद सेक्शन 92A सबसेक्शन 2 आता है, जहां पे हम डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बारे में बात करते हैं। नाउ व्हाट इज डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस? डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस में काफी सारे पॉइंट्स आपके गिवन है, एंड वन बाय वन करके हम इनको गो थ्रू करते हैं, जल्दी जल्दी से गो थ्रू करते हैं। आई होप दिस विल मेक समथिंग क्लियर। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो कंडीशन आती है वो आती है सब्सटेंशियल वोटिंग पावर, कि कब कब हम मानेंगे कि दो एंटरप्राइजेस डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं। तो सबसे पहले तो अपने को वोटिंग पावर देखनी पड़ेगी। तो वोटिंग पावर क्या होती है? सब्सटेंशियल वोटिंग पावर का मतलब है कि कम से कम 26% का वोटिंग पावर तो होना ही चाहिए दूसरी एंटरप्राइज के अंदर। तो सपोज करो एक एंटरप्राइज है ए, और बी के अंदर उसने 33% की उनकी जो है वोटिंग पावर है, बी की जो है सी के अंदर 80% की। तो डायरेक्टली दोनों की 26%, इंडिविजुअली अगर मैं चेक करूं ए का बी के अंदर जो वोटिंग पावर है वो 33% है, विच एक्सीड्स द 26% ऑफ द वोटिंग पावर। दैट मींस ए और बी आर द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। आई होप इट इज क्लियर। बी का सी के अंदर 80% का है, तो बी और सी आर ऑल्सो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ए और सी के बारे में देखें तो अगर मैं ए और सी को देखूं तो मैं ये बोल सकती हूँ 33 का 80% है, which comes to 26.4% of the voting power, which also exceeds the 26% of the substantial voting power जो A का C के अंदर आएगा। तो that means मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर कि A और C are also the deemed associated enterprises in this case. But there is one trick यहाँ पे। सपोज करो ये जो वोटिंग पावर का जो परसेंटेज है वो 80% ना होकर वो है 70%। ओके, सपोज करो ये जो 80% का वोटिंग पावर बी का सी के अंदर है वो है हमारा 70%। नाउ जब मैं ए और सी का वैल्यू निकालती हूं तो 33 का 70% आएगा। दैट मीन्स अगर मैं 33 का 70% करती हूँ तो इट्स अप्रोक्स 23%। अगर मैं कैलकुलेट करूं अच्छे से तो 33 का 70% कम्स टू 23.1%, which is less than 26%, right? तो ए और सी आर नॉट डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, क्योंकि सब्सटेंशियल वोटिंग पावर है ही नहीं यहाँ पे। तो कैसे डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाएगा? बिकॉज सब्सटेंशियल वोटिंग पावर डज नॉट एक्सिस्ट इन दिस केस। Now coming to the second point, which is substantial voting power in two entities by common person. एक इंडिविजुअल है और उनका जो है सब्सटेंशियल वोटिंग पावर है दो एंटिटीज के अंदर। सपोज करो मिस्टर ए है, मिस्टर ए का जो है वोटिंग पावर एक्स लिमिटेड में भी है और वाई लिमिटेड में भी है, और ये जो वोटिंग पावर है ये एक्सीड करता है 40%, मतलब 26% से ऊपर। एक एक्स लिमिटेड के अंदर भी और वाई लिमिटेड के अंदर भी। तो एक्स और वाई भी आपकी क्या बन जाएंगी? डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाएंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांसिंग ऑफ सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी के बारे में। तो सपोज करो एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइजेस को कुछ लोन्स देता है, एडवांसेस देता है, जो कि 51% और मोर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द अदर एंटरप्राइज है। तो इन दैट केस ये दोनों भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सपोज कीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड नाम की और एक कंपनी है वाई लिमिटेड नाम की। ठीक है, वाई लिमिटेड की जो बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स है, किसकी टोटल असेट्स है, वो है 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, और एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड को जो है लोन देता है वो कितने का देता है? 60 करोड़ का। तो क्योंकि जो एक्स लिमिटेड है उसने जो बुक वैल्यू है टोटल असेट्स किसकी? अदर एंटरप्राइज की, वो 51% और मोर, मतलब 51% मतलब मैक्सिमम 51% तक दे सकता था, मतलब 51 करोड़ तक दे सकता था, बट यहाँ पे तो उसने उससे ज्यादा दिया है। तो इन दैट केस जो 60 करोड़ का क्योंकि उसने लोन दिया है, तो ये दोनों आपकी क्या बन जाएंगे? एक्स एंड वाई आर द डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस इन दिस केस। नाउ सपोज करो गारंटिंग बोरोइंग्स, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं। वन एंटरप्राइजेस गारंटी 10% और मोर ऑफ द टोटल बोरिंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। सपोज करो मैंने लोन लिया हुआ है, एक एंटरप्राइज ने से 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है। अब वो जो 100 करोड़ का लोन लिया है उसकी गारंटी कोई और पार्टी कर रही है, और वो जो गारंटी दे रही है वो 10% या उससे ज्यादा की दे रही है। तो इन दैट केस ये दोनों भी आपके क्या बन जाएंगे? डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाएंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक कंपनी है PINC करके, जिसका टोटल लोन है $1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख डॉलर्स, जो कि उसने XYZ बैंक ऑफ अमेरिका से लिया है। अब इसमें से जो A लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है, उसने 20% ऑफ द बोरिंग्स मतलब $2 लाख का उसने जो है गारंटी दे दी कि यस जो $2 लाख है, अगर ये बंदा नहीं पे करता है PINC, देन मैं पे कर दूंगा इसको $2 लाख, मैं अपने बिहाफ पे पे कर दूंगा।
तो क्योंकि वो जो गारंटी दिया है वो 10% या उससे ज्यादा का है, तो इन दैट केस ये दोनों भी जो PINC और जो ए लिमिटेड है इन दिस केस, ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये हमारे डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाएंगे। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर एंटरप्राइजेस की सपोज करो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके 15 डायरेक्टर्स हैं बोर्ड में, और जिसमें से वाई लिमिटेड ने अप्रोक्स 8 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं। ठीक है, 8 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, मतलब टोटल 15 डायरेक्टर्स हैं, उसमें से दूसरी एंटरप्राइज ने अपॉइंटेड 8 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं। तो इस केस में एक्स और वाई लिमिटेड वुड बी डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे अपॉइंटेड वर्ड यूज किया गया है। अपॉइंटेड का मतलब है कि इतने डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट कर दिए। एक आता है पावर्स टू अपॉइंट, पावर्स टू अपॉइंट का इसका मतलब ये नहीं है तब आपका डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं बनता है। अगर कर दिए इतने सारे अपॉइंट कर दिए, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स मोर देन 50% आपने अपॉइंट कर दिए, तब जाके आपका डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा। पावर्स टू अपॉइंट में आपका डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइजेस नहीं बनता है। I hope it is clear. There are two terms which I am defining here. One is powers to appoint, another is appointed. Appointed होता है मतलब जब आपने अपॉइंट कर दिया तब जाके आपका डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगा। पावर्स टू अपॉइंट में आपका डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं बनता है। ओके। Now appointment of majority directors of two different enterprises by the same person. Suppose करो एक इंडिविजुअल है, वो डायरेक्टर्स मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स वो अपॉइंट कर रहा है 2 एंटरप्राइजेस का, तो दोनों भी आपकी डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगी। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स या फिर आर्टिकल्स या बिजनेस कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज इज होली डिपेंडेंट ऑन द नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं कि जहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा जो है किसी पेटेंट या कॉपीराइट पे आपका जो बिजनेस पूरा का पूरा डिपेंड होता है, 100% नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट पे डिपेंड होता है, तो इन दैट केस आपका जो है वो हम आपका डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हम ये मान लेते हैं। प्लस डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय अदर एंटरप्राइज। सपोज करो आप एक रॉ मटेरियल ले रहे हो किसी एंटरप्राइज से और 90% ऑफ द रॉ मटेरियल आपका एक ही एंटरप्राइज से आता है, तो 90% और मोर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड जो आपको जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स के लिए, आर्टिकल्स ऑफ बिजनेस कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज, वो एक दूसरी एंटरप्राइज आपको सप्लाई कर रही है, जहाँ पे जो प्राइस और कंडीशंस है वो भी आपकी दूसरी एंटरप्राइज ही डिफाइन कर रही है। कि मतलब कि सपोज करो मैं आपको प्रोडक्ट भेज रही हूँ और आप बायर हो और मैं ही आपको इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ कि सपोज करो टीवी है 1 लाख रुपए का और मैं आपको बोली अरे अरे इसको 10,000 का लगा दो, विच इज नॉट एट पॉसिबल। कभी बायर कभी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि द आंसर इज नो। तो इन दैट केस हमारा जो है क्या बोलेंगे हम इसको कि यस ये हमारा डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। सो दिस वे मैंने मैक्सिमम जो है डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे कवर कर दिए हैं। थोड़ा सा मैंने फास्ट रखा है ताकि बेसिकली मैं इसको मैक्सिमम कवर कर सकूं, बट अगर आपको किसी भी पॉइंट में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है या दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो अबाउट द सेम। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर ऑल दोज डाउट ऑफ योर्स विच यू मे फील लाइक कि यहाँ पे अपने को दिक्कत आ रहा है एंड ऑल। ओके, and this way I'm definitely going to come up with lots and lots of videos in which I'm going to talk about the international taxation only and its impact and like the methods I'm going to discuss. I'm also going to discuss about the international transactions. I'm also going to discuss about the primary and the secondary adjustments in the upcoming videos. And also मैंने कोर्स भी स्टार्ट किया है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, जो कि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, स्पेसिफिकली सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है फॉर द पेपर नंबर 6, एप्लीकेबल फॉर द मई और नवंबर 22 अटेम्प्ट। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड कोई भी क्वेरी हो तो बिंदास मुझे याद कर लीजिएगा एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।